Good evening all, welcome to Learners Academy. एक्सरसाइज नंबर 5.2 का लास्ट पार्ट है, 2 क्वेश्चन ही बचते हैं। फटाफट इसको करके नेक्स्ट पार्ट का इंट्रोडक्शन भी करेंगे, जल्दी से करते हैं इसको। 5.2 है और उसके लास्ट के 2 क्वेश्चन बचते हैं, विच आर वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ एपी। वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ एपी। इससे पहली एक्सरसाइज में भी हमने वर्ड प्रॉब्लम्स करी हैं, पहली एक्सरसाइज में भी वर्ड प्रॉब्लम्स करी हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स मींस रियल लाइफ सिचुएशंस जो एपी की फॉर्म है, जो मैथमेटिकली एपी बनती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने केवल इसको रिप्रेजेंट किया था, एपी बना के छोड़ दिया था, और इसमें एपी बना के आगे का कुछ काम भी करना है, जैसे इन विच ईयर, वो कुछ एक क्वेश्चंस भी उसने पुटअप किए। ओके ठीक है, तो चलो, तो तरीका तो हमने उस वाले एक्सरसाइज में सीख लिया है। हमको क्या करना है, एक लिस्ट ऑफ नंबर्स बनानी है, और वो लिस्ट ऑफ नंबर्स के जो नंबर्स होंगे, जो टर्म्स होंगी, उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ से पढ़नी है। पढ़ें। पहला क्वेश्चन, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। 1995 में सुब्बा राव नाम के व्यक्ति ने काम करना स्टार्ट किया, उससे पहले वेला था। एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000, एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000 पे, वार्षिक आय पे केवल 5 है, ओनली लिखा हुआ नहीं क्योंकि उस समय बहुत होते थे। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर, और हर साल उसको इंक्रीमेंट क्या का मतलब क्या होता है? वाह, वेतन वृद्धि, सैलरी में जो इंक्रीमेंट होती है, ठीक है ना, वेतन के अंदर जो बढ़ोतरी होती है, वेतन वृद्धि। ठीक है, प्रमोशन इज डिफरेंट। हाँ, प्रमोशन होता है तो साथ में इंक्रीमेंट होता है, वो एक अलग बात है, लेकिन प्रमोशन इज अ डिफरेंट एक्सरसाइज, इंक्रीमेंट इज अ डिफरेंट एक्सरसाइज। कई बार प्रमोशन नहीं होता तो भी इंक्रीमेंट होता है, ठीक है ना, जरूर थोड़ा कि आप ऊंची पोस्ट पे चले गए, इंक्रीमेंट तो ईयरली होता ही है ना किसी भी जॉब में। ओके, तो इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7,000। तो 200 रुपए बढ़ते हुए उसकी इनकम कभी ना कभी 7,000 पे पहुंच गई होगी। तो आपको वो साल पता करना है, वो कौन सा ऐतिहासिक साल है जब उसकी इनकम 7,000 पे पहुंच गई। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया? ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इसको एपी की शक्ल देने के हिसाब से इनिशियल सैलरी तो उसकी है 5,000, इनिशियल सैलरी है उसकी 5,000। तो एट द एंड ऑफ 1 ईयर उसकी सैलरी 500 बढ़ जाएगी, तो कितनी हो जाएगी? 5500। एट द एंड ऑफ 2 ईयर उसकी सैलरी हो जाएगी 6,000। एट द एंड ऑफ 3 ईयर उसकी सैलरी हो जाएगी 6,500। इस तरीके से एक एपी बनती जाएगी 500-500 के गैप में। समझ गए? चलो, क्या 200 ही है? ओके, 500 नहीं है, 200 ही, तो काफी कम है। चलो, तो इनिशियल सैलरी क्या है? इनिशियल एनुअल सैलरी, इनिशियल मतलब प्रारंभिक, एनुअल सैलरी कितनी थी सुब्बा राव की? ₹5,000। और इंक्रीमेंट कितना है? इंक्रीमेंट पर ईयर इज ₹200। ये 2 इंफॉर्मेशन तो हमको गिवन है। These 2 information are the given points. These 2 pieces of information are the given points. So now what we will do, हम एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर इसकी एनुअल सैलरी निकालते जाएंगे, और 3 से 4 टर्म्स बना के एपी बना देंगे। ओके, एनुअल सैलरी एट द एंड ऑफ, एनुअल सैलरी एट द एंड ऑफ 1 ईयर, एट द एंड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, ये निकालेंगे। देन एनुअल सैलरी एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स निकालेंगे, देन 3 ईयर्स निकालेंगे। मिनिमम 3 टर्म्स तो बनाते ही है ना, 3 ईयर्स। ओके, तो 1 ईयर के एंड में कैसे निकालेंगे? 5,000 में 200 जोड़ देंगे, एंड इट कम्स आउट टू बी ₹5,200। फिर 5200 में 200 जोड़ देंगे, एंड इट कम्स आउट टू बी 5,400। और फिर 5400 में 200 और जोड़ देंगे, तो 5,600 रुपए सैलरी हो जाएगी तीसरे साल के एंड। डन, एंड सो ऑन, इट गोज। हाँ, इसको A1 क्या, A1 इन विच ईयर। अच्छा, इन विच ईयर, इन विच ईयर कौन से साल में। अच्छा, कौन से साल में पूछ रहा है, हाँ तो सही है। फिर तो अपने को पहली टर्म 5,000 माननी पड़ेगी। अगर क्वेश्चन होता किस साल के अंत में, एट द एंड ऑफ इट, देखो क्वेश्चन अगर ऐसे होता तो कैसे रिएक्ट करते, और कैसे होता तो कैसे रिएक्ट करते। ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है
एट द एंड ऑफ विच ईयर, एट द एंड ऑफ विच ईयर। अगर क्वेश्चन ऐसे होता एट द एंड ऑफ विच ईयर, तो फिर हम क्या करते, अभी जो हमने किया वो करते, A1 इसको मानते, A2 इसको मानते, A3 इसको मानते, क्योंकि एंड पूछ रहा है, ईयर के एंड में पूछ रहा है। लेकिन अभी क्वेश्चन ये नहीं है कि एट द एंड ऑफ विच ईयर, इन विच ईयर, कौन से साल में। तो एक तरीके से पहले साल में ही 5,000 है ना, समझे क्या, पहले साल में उसकी सैलरी क्या है 5,000, तो कौन से साल में, तो पहले साल में जो सैलरी है वो भी एक टर्म बनेगी, ठीक है, समझे। तो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, और ये हमेशा एपी के क्वेश्चन में ये पहली टर्म किसको ली जाए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है, पहली टर्म किसको ली जाए। अभी तो फिर भी काफी सरल है, नेक्स्ट ईयर बहुत ही कंफ्यूजन होता है इस चीज का, तो कि पहली टर्म किसको ली जाए, ठीक है। तो फिर उस हिसाब से इनिशियल सैलरी हो जाएगी मेरी A1, तो एक तरीके से मैंने 4 टर्म्स बना दिए, A1 एंड दैट इज इट विल बी A2, कोई बात नहीं, एक एक्स्ट्रा ही बनी है, गलती तो कुछ नहीं मानी जाएगी, A3 and that is A4 and so on, ठीक है। A1 A2 A3 A4, इनिशियल सैलरी को A1 मानो, वहीं से AP स्टार्ट करो, ठीक है, and so on. So here it forms an AP, so here it forms an AP, it forms an AP in which एक ऐसी एपी बन रही है जिसमें पहली टर्म क्या बन रही है, अच्छा एपी पहले बना दो चलो। इट फॉर्म्स एन एपी एज फॉलोज, तो पहली टर्म क्या बन रही है बोलो, 5,000 कॉमा, दूसरी टर्म क्या बन रही है 5,200, ये कॉमा यहाँ से हटा दो, तो कंफ्यूजन होगा, 5,000 5,200 देन 5,400 देन 5,600 एंड सो ऑन, समझ आया। अब इस एपी के क्या, देखो उसको लास्ट टर्म नहीं बोल सकते, क्योंकि उसके बाद उसने काम करना बंद कर दिया, ऐसा तो नहीं लिखा उसके बाद 7,000 उसका जीवन का लक्ष्य था, जिस दिन मेरी सैलरी 7,000 पहुंचेगी मैं काम करना ही बंद कर दूंगा, आगे और इंक्रीमेंट नहीं लूंगा, जीना छोड़ दूंगा, नौकरी छोड़ दूंगा, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा ना। बस उससे पूछा गया है उसके करियर के बीच में कभी ना कभी 7,000 की सैलरी हुई होगी, कौन से साल में होगी, जैसे तो लास्ट टर्म लिखने का मीनिंग कुछ और हो जाता है, मतलब एपी खत्म हो गई होगी, ठीक है। तो लास्ट टर्म नहीं लिखेंगे, उसका मेंशन हम बाद में कर दें, और अगर लिख भी देते हैं तो कुछ जाता नहीं है, ऐसा नहीं कि ऐसा आपकी गलती मानी जाएगी उसको, पर प्रेफर यही करो कि ना लिखो, ठीक है। इन विच अब इस एपी के हिसाब से क्या क्या चीजें निकालनी है हमको, वही ए और डी, ए बराबर A1 बराबर 5,000 एंड आगे बोलो डी बराबर A2 माइनस A1 दैट इज इक्वल टू 5,200 माइनस 5,000 एंड दैट इज इक्वल टू 200। तो ए और डी तो आ गया। अब सवाल यह है कि 7,000 कब पहुंचेंगे, तो 7,000 के ऊपर TH लगा हुआ है क्या, देखो क्वेश्चन पढ़ो, 7,000 के ऊपर TH लगा हुआ है क्या, तो TH नहीं लगा हुआ है, तो ये n की वैल्यू है या AN की वैल्यू, AN की वैल्यू, क्योंकि n की वैल्यू पे तो TH लगा रहता है, दैट मींस ये AN है, तो फिर निकालना क्या है n, क्योंकि 4 ही चीजें होती है A D N और AN, nth क्रम फार्मूला में 4 कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, A D N एंड AN, A और D तो AP से पता चला। अब सवाल ये था कि n गिवन है और AN निकालना है या AN गिवन है और n निकालना, यही तो ऑप्शन चूज करना था, तो TH नहीं लगा हुआ, इस बात का एक तरीके से हिंट है कि ये AN की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, क्योंकि अगर ये n की वैल्यू होती तो क्वेश्चन ऐसे बनता है कि 7,000 सालों के बाद उसकी सैलरी कितनी होती, जो प्रैक्टिकली नॉट फीजिबल, ठीक है ना, 7,000 सालों तक जिएगा वो उसकी सैलरी देखने के लिए, तो दैट वाज प्रैक्टिकली नॉट फीजिबल, 7,000 महीने भी जी ले तो भी बड़ी बात है, साल तो दूर की बात है, ठीक है। तो इससे भी पता चल रहा है। चलो आप नाउ आगे का काम करते हैं। नाउ we are required to find the year, in which the salary of Subha Rao, या his salary, in which the salary लिखो बस, the annual salary, the annual तो समझते हो ना भाई, छोटी छोटी चीजें मैं नहीं बताता हूँ, अंडरस्टूड मान लेता हूँ, आता होगा आपको। एनुअल सैलरी रीचेस ₹7,000, ये हमको पता करना है। दैट इज इस पूरे स्टेटमेंट का मतलब ये हो गया
इस पूरे स्टेटमेंट का मतलब ये हो गया कि फॉर an इक्वल टू 7000 फाइंड n। बोलो, इस पूरे स्टेटमेंट का मतलब क्या हो गया कि an को 7000 मान ले तो n क्या है, यही पूछना चाह रहा है ये मैथमेटिकली। चलो, तो नाउ वी नो दैट let's use the an formula या nth term formula. We know that an equal to a plus n minus 1 multiplied by t होता है। चलो, just put the three values। an की वैल्यू क्या गिवन है चेक करो, 7000। आइए, a की वैल्यू क्या गिवन थी, हमने पहले निकाल ली, a और t तो निकाला था ना, 5000 and 200, 5000 and 200, 5000 प्लस n तो पता करना है, एंड d क्या गिवन था, d 200 गिवन था। ठीक है, अब यहाँ से n पता करना है, तरीका वही, पहले a जाएगा फिर d जाएगा, अंत में -1 जाएगा, सेम वही तरीका। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम 5000 को इधर भेज देते हैं, 7000 माइनस 5000, उधर क्या बचता है n माइनस 1 गुणा 200। एंड नाउ व्हाट इज 7000 माइनस 5000, 2000। लगे आप इसी स्टेप में 200 को उधर बुला लो तो डिवाइडेड बाय 200। अब उधर क्या बचता है n माइनस 1, तो ये क्या हो गया 0 0 0 0 10, और लगे हाथ +1 इधर बुला लो, एंड दैट मींस व्हिच इंप्लाइज दैट n इक्वल टू 11। तो 11वें साल में उसकी सैलरी जो होगी 7000 रुपए होगी, 11वें साल। ओके, देखो पीछे आंसर मैच करो, 11 ही है। तो एक क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख देंगे हम, hence the annual salary will reach, the annual salary will reach rupees 7000 in 11th year, in the 11th year। और अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता एट द एंड ऑफ विच ईयर, तो आंसर होता एट द एंड ऑफ 10th ईयर, क्योंकि 11वां साल 10वें साल के एंड में आएगा। बोलो समझ आया, कितने सालों के बाद, क्वेश्चन ऐसे होता कितने सालों के बाद, तो 10 सालों के बाद, फिर आंसर क्या रहता एट द एंड ऑफ 10th ईयर। और उसमें फिर मैं a1 किसको मानता 5200 को, तो ऑटोमेटिक एक टर्म खत्म हो गया और n की वैल्यू 10 आती, मानते हो। अगर मैं पहली टर्म 5000 मानता हूं तो 11वें टर्म पे आ रहा है, अगर मैं पहली टर्म 5200 मान लूं तो एक टर्म कम हो गई ना, तो आपका जो 7000 है 10वें टर्म पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, अगर क्वेश्चन एट द एंड ऑफ इस ईयर से होगा तो फिर आपको जो ये जो आपने टर्म्स मानी है, ये जो आपने टर्म्स मानी है a1 इसको मानना पड़ेगा एट द एंड ऑफ 1 ईयर, a1 मानना पड़ेगा एट द एंड ऑफ 2 ईयर, a2 मानना पड़ेगा। समझ गए, उस हिसाब से 10। अब आप खुद सोचो 11वें साल में उसकी सैलरी है तो 11वां साल कब आएगा, 10 साल के अंत में ही आएगा। ठीक है ना, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। तो लैंग्वेज को तो पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन करीब करीब सेम ही है, सो आई विल नॉट राइट डाउन द स्टेप्स एंड वी विल स्ट्रेट अवे कन्वर्ट इट इनटू एपी। आप इसको, इसका प्रेजेंटेशन पार्ट होमवर्क मार्क करें, हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करवा देते हैं। ठीक है, ठीक है, एंड ऑल दोज हु आर नॉट नोटिंग डाउन, व्हाट विल दे डू, घर जाके कर तो लोगे पक्का। ओके, ठीक है, चलो। तो रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक, पहले हफ्ते 5 रुपए की बचत इंक्रीज कर दी, फिर उसने अपनी वीकली सेविंग ₹2.25 से। ठीक है, तो 5 में 2.25 छोड़े जोड़े तो 6.75 हो गए अगले हफ्ते। हाँ, 6.75 7.75 नहीं होते क्या, 7.25 हो गए, फिर 7.25 में 2.25 और जोड़ो 8.5, 8.5 में 8.5 में फिर 2.25 और जोड़ो तो 10.15। इस तरीके से उसकी 2.5 10.15। ठीक है, तो इस तरीके से उसकी वीकली सेविंग्स हर हफ्ते बढ़ती गई। ठीक है ना, ओके। सो इफ इन द nth वीक, तो n नंबर के कोई हफ्ता था, अब n नंबर का हफ्ता कौन सा हो सकता है, 10वें नंबर का, 11वें नंबर का, 12वें नंबर का, कोई सा भी नंबर का ये हफ्ता हो सकता है, उसमें उसकी वीकली सेविंग इतनी पहुंच गई, तो बताओ n। सेम टू सेम क्वेश्चन है, एग्जैक्टली द सेम, एग्जैक्टली। तो व्हाट वी विल डू, a तो हो जाएगा मेरा, पहले तो a भी बना देता हूं, सॉरी, a हो जाएगा, मतलब पहली टर्म हो जाएगी 5, पहले हफ्ते में 5 है, फिर 1.75 जोड़ दिया तो 6.75, फिर 1.75 जोड़ दिया तो कितना आया था 8.50, फिर 10.25 एंड सो ऑन। ठीक है, नाउ तो इसके हिसाब से हमारा a आ गया 5,
फिर भी लास्ट में पहुंच गया, फिर वही बात घूम फिर के लास्ट में हम ना लिखे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उसने सेविंग करना बंद कर दिया, ऐसा किस कौन कह रहा है, लास्ट तो लास्ट होता है। तो जब तक वो नहीं, अब सपोज करो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि इंसान जिया, तो आप मरा हुआ मान लोगे उसको, जिया नई इन्फॉर्मेशन जीने होने का मतलब ये होता है कि जी रहा है वो, ऐसे क्यों मान लें कि मर गया। ठीक है ना, वाई वुड वी टेक द नेगेटिव एस्पेक्ट, वी वुड टेक द ग्लास को आधा भरा कहेंगे ना, आधा खाली क्यों कहेंगे। ठीक है, तो a will be equal to a1, d will be equal to a2 minus a1, so a1 equal to 5 and 6.75 minus 5 gives me what 1.75। वो तो जितनी बढ़ रही है उतना ही डी आएगा, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में 200 रुपए का इंक्रीमेंट था तो 200 ही डी आया था, इसमें 2.25 का बढ़ोतरी हो रही है हर हफ्ते, तो फिर 2.25। अच्छा, इसमें वीकली 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 वर्ड लगा देना, जैसे उसमें एनुअल 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 वर्ड लगा रहे थे आप, एनुअल सैलरी इन द फर्स्ट ईयर, एनुअल सैलरी इन द सेकंड ईयर, तो इसमें क्या लगा देना, वीकली सेविंग्स इन द फर्स्ट ईयर, वीकली सेविंग्स इन द सेकंड। ओके, चलो जी, ये आ गया ए डी। अब आपको वही फॉर्मूला यूज करना है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी। तो बताओ ए एन क्या होगा, कितनी कितनी सेविंग्स मांग रहा है वो आपसे, 20 रुपए 75 पैसे, तो ए एन की वैल्यू क्या हो जाएगा 20.75, ए की वैल्यू क्या है 5, एन पता करना है, एन टी की वैल्यू क्या है इंटू 1.75, तो 5 को इधर भेजेंगे पहले, वही सेम लॉजिक 20.75 माइनस 5, उधर बच जाएगा n माइनस 1 इंटू 1.75, करो माइनस, 20 में से 5 गए 15.75 और इधर से 1.75, अब क्या बचा वहां पे n माइनस, डिवाइड करो कितनी बार जाएगा 9 बार ही जाएगा, 9 टाइम जाएगा, अच्छा 1750 हो जाएगा। ओके, 9 टाइम्स जाएगा, और ये -1 को भी इधर ले लो, तो विच इम्प्लाइज दैट n की वैल्यू क्या हो गई, तो n की वैल्यू 10, चेक करो आंसर। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट टॉपिक पे चले, बोलो चले, नहीं चले, नहीं चले, कहाँ चले फिर, ओके चलो। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, ध्यान से सुनेंगे, टॉपिक को इंट्रोड्यूस आज ही करेंगे और टाइम बचेगा तो फिर एक आध क्वेश्चन भी करेंगे। टॉपिक का नाम सुनिए जरा ध्यान से देखिए, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। हाँ जी मैम जी, उठिए वहां से, आगे आइए, आपको नहीं आता ना टॉपिक, तो आपके लिए उधर बैठना थोड़ा हानिकारक है, आओ 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 आगे आओ, और आप केवल और केवल मेरे शब्दों को सुनेंगे और जो इधर दिखाया जा रहा है उसको देखेंगे, इधर बैठेंगे, कुछ नहीं करना आपको, जो मैं कह रहा हूँ बस सुनना है और देखना है, ठीक है ध्यान से। और कौन था न्यू स्टूडेंट, आप वहीं बैठे रहे, करण आगे तो बैठा है, हाँ आप भी न्यू थे, आप इधर किसको, इससे बात मत करना लेकिन, ठीक है ओके। देखें अभी, चलो द टॉपिक नेम इज सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। हमारे पास एक एपी, एक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं मैं टॉपिक, और वही एग्जांपल जो हम हमेशा दोहराते हैं 15 के गैप वाला, एंड सो ऑन, एक एपी, ठीक है। अब इस एपी में डायरेक्टली जंप करके किसी भी टर्म तक जाना तो हम सीख गए ना, विद द हेल्प ऑफ एन फॉर्मूला, डायरेक्ट जंप करके किसी भी टर्म पे जाना तो हम सीख गए। अब क्या सीखना है सर इसमें, अब इसमें टर्म्स का जोड़ करना सीखना है, टर्म्स का सम जिसको हम कहते हैं जोड़ करना सीखना है, कि कैसे हम टर्म्स को जोड़ सकते हैं। तो आंसर इज सर बहुत आसान है, प्लस प्लस लगा तो जुड़ जाएंगे, ऑब्वियस बात है, कैसे प्लस प्लस में लगा दूं तो जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, जैसे मैंने कहा यहाँ से लेके यहाँ तक के टर्म्स जोड़ो, तो क्या आप जोड़ नहीं सकते बताओ,
1 + 4 + 7 + 10 + 13 ऐसे करके जोड़ सकते हो, नहीं जोड़ सकते हो? जोड़ दोगे। फिर मैं कह दूं थोड़ा और आगे तक जोड़ दो, और आगे तक जोड़ दोगे। लेकिन सवाल ये है, अगर मैं कहूं उसके 100 टर्म्स जोड़ो, अगर मैं कहूं उसके 100 टर्म्स जोड़ो, तो उसके लिए 100 टर्म्स लिखोगे, पहले तो आधी जान उसमें चली जाएगी 100 टर्म्स लिखने में। कितनी भी अच्छी कैलकुलेशन हो, कितना फ्रस्ट्रेटिंग लगेगा 3 जोड़ के 100 टर्म्स लिखना, और फिर जोड़ना मोर फ्रस्ट्रेटिंग लगेगा ना। और ऑब्वियसली ये तरीका तो नहीं है जोड़ करने का, फिर इससे पता चल गया आपको कि तरीका तो कुछ और ही है जोड़ करने का। ऐसे मैनुअल कैलकुलेशन करने का तो तरीका नहीं है कि जोड़ते जाओ 1 और 4 5 और 7 12 और 10 22 और 13 35, ऐसे मैनुअल जोड़ना तो तरीका नहीं होना चाहिए। एक फॉर्मूला मिलना चाहिए अब जोड़ का भी। जैसे एक फॉर्मूला मिला डायरेक्टली जंप करके किसी भी टर्म तक पहुंचने का, तो एक फॉर्मूला इस चीज का भी मिलना चाहिए हमको, जो हमको कुछ टर्म्स को जोड़ के दिखा दे, भाई ये इसका सम है, ये इसका सम है। ठीक है सर, इसका काम क्या है? इसका काम देखो, अभी जैसे पिछला वाला ही क्वेश्चन था, पिछला वाला ही क्वेश्चन था रामकली वाला, है ना। तो रामकली के हमने क्या पता लगाया कि 20 रुपए 75 पैसे उसकी 10वें हफ्ते में सेविंग्स है, ये पता लगा लिया हमने। अब सवाल उसी के आगे एक और पुटअप कर दूं कि अब बताओ शुरू से लेकर अभी तक टोटल कितनी सेविंग्स हुई। तो आप पहले हफ्ते में 500 रुपए थी, फिर 6.75 थी, फिर 8.5 थी, उनको जोड़ोगे तभी तो बताओगे कि टोटल 10 हफ्तों में इतनी हुई। गलत, 20.75 तो 10वें हफ्ते की सेविंग थी। टोटल कितनी सेविंग हुई 10 हफ्तों में? तो उसमें 5 पहले हफ्ते की सेविंग प्लस जो अगली टर्म आ रही थी प्लस जो अगली टर्म आ रही थी, ऐसे करते करते 20.75 तक सबको ऐड करके बताना है ना आपको। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ना इस फॉर्मूले का। उसी क्वेश्चन में मैंने एक सिचुएशन क्रिएट करी, तो आपको फील हुआ कि यार एक फॉर्मूला होना चाहिए जो उनको टर्म्स को जोड़ के भी दिखा दे, हमको मैनुअली ऐड नहीं करना पड़े सबको, हमको मैनुअली सबको ऐड नहीं करना। तो ऐसा फॉर्मूला है, ये खुशी की बात है। पर इसके साथ एक चीज याद रखना, एक बंदिश है इस फॉर्मूले में। ये फॉर्मूला हमेशा टर्म्स को जोड़ के जब बताता है, तो वो टर्म्स काउंट करना हम स्टार्टिंग से ही करेंगे, यानी फर्स्ट एंड टर्म्स। क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट एंड। अब मैंने कहा ना 20 टर्म्स को जोड़ो, तो ये कोई भी 20 टर्म्स नहीं जोड़ सकता, ये शुरू की 20 टर्म्स, यानी A1 से काउंट करके ये 20 टर्म्स को जोड़ सकता है, A1 + A2 करके अप टू A20। मैंने कहा 50 टर्म्स को जोड़ो, तो 50 टर्म्स ये कोई सी भी जोड़ देगा ऐसा नहीं है। आप कहो कि सर 30वें टर्म से लेके और 80 वाले नंबर के टर्म्स तक ये 50 टर्म्स जोड़ो, तो ये वाला फॉर्मूला उसको नहीं जोड़ के देगा। ये वाला फॉर्मूला क्या करेगा, 50 टर्म्स कौन से जोड़ के दिखाएगा? स्टार्टिंग से। हमेशा फर्स्ट एंड टर्म्स को ही जोड़ने का फॉर्मूला मिलेगा हमको, जो ये मिलेगा ये फर्स्ट एंड टर्म्स को ही जोड़ के। अब क्या होगा सर, अगर बीच में से सम चाहिए या पीछे से सम चाहिए, तो फिर जुगाड़। तो फिर क्या करना पड़ेगा? जुगाड़। जैसे कि पिछले एक्सरसाइज में पीछे से 20वीं टर्म निकालने का कोई फॉर्मूला था थोड़ी ना, जुगाड़ लगाया ना, फ्लिप किया, डी माइनस किया, या इधर से पोजीशन ये तो इधर से पोजीशन क्या होगी वो सोचा। तो इस तरीके के जुगाड़ फिर अपनाने पड़ेंगे, अगर बीच में से सम चाहिए या पीछे से सम चाहिए। अगर स्टार्टिंग से सम चाहिए तो फॉर्मूला डायरेक्ट लग जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी का। यहां तक जो कहा वो समझ में आ गया, तो फॉर्मूला आप बनाना शुरू करें। यानी कि टॉपिक क्या है तो समझ में आ गया ना। टॉपिक क्या है कि टर्म्स को जुड़वाएगा, कुछ टर्म्स को जुड़वाएगा, 10 टर्म्स 20 टर्म्स 50 टर्म्स, लेकिन वो टर्म्स काउंट होने स्टार्टिंग से शुरू होंगे, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म ऐसे करके स्टार्टिंग में। ठीक है, अब वो फॉर्मूला बता दें। तो फॉर्मूला बताने के लिए कुछ बातें पहले आपसे डिस्कस करते हैं, क्योंकि मैं फॉर्मूला डिराइव करवाऊंगा, मैं फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं बताऊंगा, क्योंकि फॉर्मूला डायरेक्ट बताएंगे तो कुछ टाइम तक ही याद रहता है, फिर भूल जाते हैं। याद है आपको? तो ठीक है, आप पिछली बार 1-2 क्वेश्चन में आए थे, तो वो तो फिर आपने रटा है ना, डिराइव नहीं किया है ना मतलब। तो डेरिवेशन भी देखेंगे हम इसका, है ना। और क्या होता है जब अपन डिराइव करते हैं ना, तो बहुत सारी दूसरी चीजें भी हम सीखते हैं, जो शायद हम वैसे ना सीख पाते। ओके, शुरू करें फाइनली। तो इधर ध्यान दे सब लोग। देखो, आपने बचपन में एवरेज निकालने का एक तरीका सीखा होगा। आप नोट डाउन मत करना, क्योंकि नोट डाउन पहले करवा चुके हैं, तो पूरा ऑथेंटिक तरीके से सब करवाया था, तो अब उसी वीडियो से नोट डाउन करना। अभी मैं थोड़ा सा रफ चलूंगा ना। तो एवरेज निकालने का एक फॉर्मूला सीखा था हमने, किसी को ध्यान है? एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज क्या होता है ये तो पता है? क्या बोलो? दो ही का ही होता है क्या बस? जितने लोग हैं उससे। एवरेज यानी कि क्या होता है बताओ? क्या सम? क्या बताओ? क्या निकालना आता है? देखिए, एवरेज का मतलब है
जिसके पास जो है सबसे ले लो और सबको बराबर बराबर वापस दे दो, सिंपल सा मतलब है। इसके पास 10 है, इसके पास 100 रुपए है, उसके पास 5 है, इसके पास 1 रुपया है, इसके पास 18 है, सबसे ले लिया जितना जितना सब मेरे को दे दो, सब में, और बाकी सब फुकट, उनके पास कुछ ही नहीं है। मैंने सबसे ले लिया, टोटल कर लिया, अब जितने भी लोग हैं सब में बराबर बराबर बांट दिया, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एवरेज। वो क्या होता है? समझ आया? और दूसरा एग्जांपल, बातें नहीं, और दूसरा एग्जांपल, सपोज करो मैंने कहा आपके मार्क्स कितने आए, तो आपने कहा कि सर पिछले एग्जाम में 80 आए आउट ऑफ 100, मैं कहा उससे पिछले में आपने कहा 70, उससे पिछले में सर 90, उससे पिछले में 95, उससे पिछले में 50, उससे पिछले फेल। तो अब मैंने कहा कि इन पांचों सातों एग्जाम्स का एवरेज बताओ। तो एवरेज कैसे बताओगे आप? सबका टोटल लगा दोगे जितने भी मार्क्स आए और कितने एग्जाम्स थे उससे डिवाइड कर दोगे, तो एवरेज मार्क्स आ जाएंगे। समझ आया? अब एवरेज का मीनिंग समझ में आया? तो एवरेज निकालने का एक सिंपल सा लॉजिक होता है कि जितने भी लोग मौजूद हैं उन सबकी वैल्यूज को जोड़ दो और जितने भी वो हैं उससे डिवाइड कर दो, जितने भी नंबर में है वो, जितनी भी क्वांटिटी में है उससे हम डिवाइड करते हैं। ठीक है? जैसे मान लो भी 20 लोग बैठे हैं, तो 20 लोगों के कुछ किसी भी चीज का एवरेज निकाल सकते हो, जरूरी नहीं रुपयों का ही निकले, किसी भी चीज का एवरेज, जैसे मार्क्स का भी एवरेज निकल सकता है। ठीक है? आपके पास कितनी नंबर ऑफ बुक्स है अभी बैग में, उसका भी एवरेज निकल सकता है, आपके वेट का भी एवरेज निकल सकता है, आपके हाइट का भी एवरेज निकल सकता है, हर चीज का एवरेज निकल सकता है। ठीक है? तो सबके जोड़ दूंगा मैं, जो भी जिस भी चीज का मेरे को एवरेज चाहिए उन सबको मैं कर दूंगा, जोड़ दूंगा, और किससे डिवाइड कर दूंगा? 20 लोग हैं तो 20 से डिवाइड कर दूंगा, 19 है तो 19 से डिवाइड कर दूंगा। समझ गए? अब इस एवरेज में, इस एवरेज का जो फॉर्मूला है, सर एवरेज निकालना क्यों सिखा रहे हो? एवरेज निकालना सिखा नहीं रहा हूं, एवरेज के फॉर्मूला में सम निकल के आता है, यस और नो? तो एक्चुअली सम निकालने का एक सबसे सदाबहार फॉर्मूला होता है एवरेज इनटू, और ये फॉर्मूला नॉट ओनली इन एपी, ऐसा नहीं कि एपी होगा तभी काम करेगा, एपी नहीं होगा तभी भी काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल सुनो, सपोज करो रुद्र के पास 100 रुपए, फिर अगर आप एपी बनाते हो तो सपोज करो 5-5 रुपए जोड़ दें, इसके बाद 105, इसके बाद 110, इसके बाद ये 5-5 जोड़ के हमने एपी बना दी, तो अगर ये एपी बन रही है तो भी एवरेज निकाला जा सकता है। लेकिन सपोज करो एपी नहीं बन रही होती तो भी एवरेज तो निकल जाता। तो ये फॉर्मूला एवरेज निकालने का या सम निकालने का, यह फॉर्मूला केवल और केवल एपी में काम करता है, ये गलत है, ये हमेशा ही काम करता है। यानी कि एक तो जनरल फॉर्मूला हो गया सम निकालने का, क्या? एवरेज इनटू नंबर। ठीक है? यहां तक कोई डाउट? ओके, अब सर कुछ एपी की बात कर लेते हैं, चलो आ जाओ। तो एपी वापस वही मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं जो अभी हमने स्टार्ट किया था, 1 4 क्या था फिर 7 10 19। ठीक है 9, अच्छा 16 रह गया, 16 एंड 19। ठीक है, 19 तक हम इसको कर लेते हैं हाल का। तो ये एक एपी है, देख रहे हो? ओके, अब सुनिए ध्यान से, क्या है हाथ, क्या है ये किसने निकाला है? किसका है? नकली नोट लेके घूमोगे तो मैं केस करवाता हूँ। असली है? हाँ तो ये इलीगल होता है। आपको पता है इंडियन करेंसी जो होती है उसका अपमान किसी भी रूप में किया जाए वो इलीगल होता है, आपको जेल तक हो सकती है। ये एक तरीके से इंडियन करेंसी की डुप्लीकेट कॉपी है ये, ठीक है ना? अगर कोई कर दे FIR तो आपको जेल तक हो सकता है। इसलिए इसको रखो अभी अंदर, और बाहर बाद में फेंक देना, या जो भी आपको करना है कर देना, क्लास के सामने या पब्लिक के सामने मत निकालना। घर में निकाल के घर घर खेल लो चाहे से, वहां तक बात अलग है भाई, इसको पब्लिक में मत लेके आओ। ओके, लड़कियों वाले काम करते हो। चलो इधर देखो, अब इधर देख लो भाई, नहीं तुमने लोग नहीं खेलते ऐसे। हाँ तो उल्टा हो गया है ना, लड़के आजकल लड़कियों वाले काम करने लगे हैं और लड़कियां आजकल लड़कों वाले काम करने लग गई हैं। मतलब अच्छे काम करने लग गई हैं, ब्रेवरी वाले काम करने लग गई हैं, स्पोर्ट्स में जाती हैं, और लड़के जो हैं धीरे 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 अब आ चुके हैं कि वो जो लड़कियां गुड्डा गुड्डी खेलती थी उसमें आ गए, है ना? ठीक है, चलो एनीवेज, एटलीस्ट आप लोग तो इम्प्रूव कर रहे हो तो बैलेंस तो रहेगा। चलो आओ उधर आ जाओ। अब ये एक एपी दिख रही है, अब मैंने कहा ध्यान से सुनिएगा, इस एपी का एवरेज निकालो। क्या निकालो? तो अभी तक तो सर एवरेज निकालने का आपने एक ही तरीका बताया, सबको जोड़ दो, सबको तो जोड़ दो और जितने भी ये लोग हैं उससे डिवाइड कर दो।
तो एक बार मैनुअली जोड़ लेते हैं अपन। तो 1 और 4 5 और 7 12 और 10 22 और 13 35 और 16 51 और 19 70 टोटल आ गया 70। कितने लोग हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 70/7 यानी कि एवरेज कितना आ गया बेटा? यहाँ तो कोई डाउट? नो डाउट। चलो अब सुनना ध्यान से जो मैं कह रहा हूं, ये टोटल एवरेज है, सबको जोड़ के डिवाइडेड बाय 2 किया, और ये एक एपी भी है। एक मिनट चुप हो जाओ और जो मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनो, और फिर जो आपकी क्वेरीज होगी बाद में पूछ लेना। ये एक एपी है, तो वैसे तो एवरेज निकालने का एक ही फॉर्मूला होता है कि जोड़ के डिवाइडेड बाय जितने भी क्वांटिटी उससे कर लो, और वो फॉर्मूला इधर भी काम करेगा क्योंकि वो तो जनरल फॉर्मूला है। पर एपी के अंदर एवरेज निकालने का, एपी के अंदर एवरेज निकालने का उससे भी छोटा फॉर्मूला है। ये तो है ही सही, ये तो ऑप्शन है ही सही क्योंकि तो जनरल सी चीज है, लेकिन जब बात हो जाती है कि सर एक वो कोई साधारण सीरीज नहीं थी, वो एक एपी थी जिसका कॉमन डिफरेंस बराबर था, तो उसके अंदर एवरेज निकालने का फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आपको, देखना ध्यान से। अहद क्यों बोलते हो बीच में? किसको बता रहे हो, उसको या इसको? फिर बोली क्यों रहे हो जब बताना ही नहीं किसी को? एक वो होता है ना जब अपन मूवी देखने जाते हैं तो एक कैरेक्टर जरूर होता है जो आगे बता देता, अब देखना ऐसा करेगा, अब देखना ऐसा करेगा, अब बम फूटेगा यहाँ पे, अब गाड़ी ब्लास्ट होगी, तो वो कहता है चुप रहे, देखने दे, सस्पेंस क्यों खत्म करता है? तो आप लोग बोलो उसको देखने दो हमको जो हो रहा है। देखो अभी तक, देखो भाई मुझे बताओ, पहले और आखिरी टर्म का एवरेज निकाल सकते हो क्या? पहले और आखिरी, केवल और केवल पहला और आखिरी। तो मैं सपोज करो पहला और आखिरी का एवरेज निकाल रहा हूं, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड, ये तो सबका था, ये तो क्या था, जितने भी टोटल 7 टर्म्स है सबका ही एवरेज था, सबका था ना। अब मैं केवल पहले और आखिरी का एवरेज निकाल रहा हूं, तो पहले और आखिरी को जोड़ूंगा और डिवाइड किससे कर दूंगा? 2 से, क्योंकि 2 ही लोग हैं, पहला और आखिरी मिलकर तो 2 ही लोग हैं ना। तो 1 + 19 डिवाइडेड बाय 2 क्या आया? चेक करो। चलो पहला और आखिरी, पहला और आखिरी से तो एवरेज वही आया जो टोटल एवरेज था, है ना। अब पहले और आखिरी का एवरेज ना निकाल के दूसरे और दूसरे आखिरी का निकालो, यानी सेकंड एंड सेकंड लास्ट का एवरेज निकालो। सोचो जरा, 4 और 16 भी 20, और देखो 7 और 13 भी 20, समझ आया? तो और बीचों बीच जो है नंबर आ रहा है वो भी एवरेज है, वो भी एवरेज ही है भाई। एक नंबर का एवरेज तो वो खुद ही होगा ना, अब बीच में बचा ही एक, तो उसका एवरेज क्या होगा? वो खुद। तो देखो आप पहले और आखिरी का एवरेज निकालते हो तो भी 10, आप सेकंड और सेकंड लास्ट का एवरेज निकालते हो तो भी 10, आप थर्ड और थर्ड लास्ट का एवरेज निकालते हो तो भी 10, आप फोर्थ और फोर्थ लास्ट का निकालोगे तो भी 10, और ऐसे करते करते बिल्कुल सेंटर की तरफ आते जाएंगे। जो सेंटर में एलिमेंट्स बचेंगे उनका भी एवरेज वैसे ही निकलेगा। तो अगर मुझे एपी का एवरेज निकालना है तो मैं क्यों सबको जोड़ूं? मैं पहले और आखिरी का एवरेज निकाल लूं, क्योंकि पहले और आखिरी का एवरेज पूरी एपी का एवरेज है। एक बार एवरेज निकाल लिया और फिर सम कैसे निकालूंगा? क्या आखिरी टर्म नहीं दे रखी हो? मुझे एक चीज बताओ, ठीक है आखिरी टर्म नहीं दे रखी हो तो फिर और कुछ दे रखा होगा, जैसे कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस नहीं दे रखा होगा तो आखिरी टर्म दे रखी हो, दोनों में से एक चीज तो देगा ही वो। तो 2 फॉर्मूले बने थे ना, एक कॉमन डिफरेंस का बना था, एक लास्ट टर्म का बना था। अभी जो हम फॉर्मूला बना रहे हैं वो लास्ट टर्म का बना रहे हैं, और लास्ट टर्म में से फिर हम कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला आगे मिलाएंगे। 2 फॉर्मूले मिलेंगे हमको यहाँ पे, एक फॉर्मूला मिलेगा जब लास्ट टर्म गिवन हो, एक फॉर्मूला मिलेगा जब कॉमन डिफरेंस गिवन हो। अभी अपन फॉर्मूला बना रहे हैं जिसमें लास्ट टर्म गिवन होती है, पहले और आखिरी का एवरेज निकाल के। ठीक है, बना दूं मैं फॉर्मूला? ठीक है, तो एवरेज निकालने का सर तरीका एपी के अंदर, एवरेज ऑफ एन एपी, एवरेज ऑफ एन एपी का तरीका हो गया पहली टर्म, अच्छा एक एपी की पहली टर्म को ए बोलते हो, प्लस आखिरी टर्म उसको एल बोलते हो, डिवाइडेड बाय 2, ये एवरेज आ गया। अब सम निकाल लूं मैं, निकाल दूं सम? सम निकालने का फॉर्मूला ध्यान से देखिएगा, सम कैसे निकलता है अभी अभी हमने पीछे सीखा है, एवरेज इंटू, तो एवरेज इंटू नंबर, एक बार लिख देते हैं फिर से फॉर्मूला, एवरेज इंटू नंबर। तो एवरेज क्या है? ए प्लस एल होल डिवाइडेड बाय 2, और जो सपोज करो एपी के अंदर जितनी भी नंबर्स हैं, मतलब जितने क्वांटिटी है, जितनी टर्म्स हैं, उनको हम ले लेते हैं एन, उनको हम क्या ले लेते हैं? एन। अब एन की वैल्यू 10 20 30 कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना, एन। तो ये जो, अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दूं मैं, तो एन डिवाइडेड बाय 2 पहले रख देता हूं ब्रैकेट में, ए प्लस एल,
ये आ गया सम निकालने का फॉर्मूला नंबर 1। क्या फॉर्मूला है? n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इसमें 3 कंपोनेंट्स गिवन होने चाहिए। एक तो कितने टर्म्स हैं वो पता होना चाहिए, एक पहली टर्म क्या है वो पता होनी चाहिए, एक आखिरी टर्म क्या है वो पता होनी चाहिए। उससे उन सारी टर्म्स का सम निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने कहा एक एपी में शुरू की 20 टर्म्स का सम बताओ, तो आप कहोगे 20 टर्म्स का चाहिए, तो n की वैल्यू तो 20, पहली और आखिरी टर्म आप बता दो सर, तो मैं इसमें रख के 20 टर्म्स का सम फटाफट निकालूंगा, मैनुअली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं उस एग्जांपल में फॉर्मूला काम करता है क्या। देखो सम निकालने का क्या फॉर्मूला बताया मैंने, n/2 इंटू a प्लस एल। देखते हैं तो n कितना है, टोटल टर्म्स कितनी है, 4 5 6 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a क्या है 1 प्लस l क्या है 19, 1 प्लस 19 20 बाय 2 10, 7 इंटू 10। और जब हमने जोड़ा था इसको मैनुअली कैलकुलेट किया था तभी भी जोड़ 70 ही आया था सभी का। दैट मीन्स द फॉर्मूला वर्क्स। समझ गए क्या? ओके, अब आपकी बुक में इसकी जगह एल की जगह ए एन गिवन हो तो उससे घबराने की बात नहीं हो। देखो उसको ए एन क्यों लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा, ध्यान से सुनो, मैंने कहा 20 टर्म्स हैं, तो आखिरी टर्म A20 नहीं होगी क्या? बोलो। मैंने कहा 50 टर्म्स हैं टोटल, तो आखिरी टर्म, तो मैंने कहा n टर्म्स हैं, तो लास्ट टर्म an नहीं होगी क्या? इस फॉर्मूला में अपन n को क्या मान रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मान रहे हैं। इस फॉर्मूला में n का मतलब क्या है, सबका मतलब है ना कुछ, इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, जितने का आपको सम चाहिए। कई बार ऐसा भी होगा, देखो एपी में तो 100 टर्म्स हैं लेकिन आपको सम 50 का ही चाहिए, तो आप n को 50 लोगे, 100 नहीं लोगे। तो n का मतलब है उतनी टर्म्स जितने का सम चाहिए, उतनी टर्म्स जितने का सम चाहिए। तो लिख तो मैं रहा हूं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में ऐसे कंफ्यूजन सा लैंग्वेज लिखी हुई आ जाए तो आपको n की वही वैल्यू पिक करनी है जितने का आपको सम चाहिए। ऐसे नहीं उसमें 100 टर्म्स हैं और सम 90 का करवा रहा है, आपने n 100 ले लिया तो फिर तो 100 टर्म्स का सम निकल जाएगा। क्लियर है? अब मैंने कहा 50 टर्म्स हैं टोटल, तो आखिरी टर्म A50 मानोगे ना। तो इसीलिए आपके बुक में जो फॉर्मूला है उसमें कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है n/2 इंटू a प्लस एल की जगह क्या लिखा हुआ है a है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये एक फाइनल ऑथेंटिकेटेड फॉर्मूला मिल चुका है मुझे, स्टैंडर्ड फॉर्मूला टू फाइंड सम। और इसको पता है क्या डिनोट करते हैं अपन, एस एन। क्या डिनोट करते हैं, एस एन। जैसे इसको ए एन डिनोट करते थे एन टर्म फॉर्मूला को, इसको एस एन। एस एन का मतलब एन टर्म्स का सम, नहीं फर्स्ट एन टर्म्स का सम। एस एन का मतलब फर्स्ट, जैसे मैंने कहा S20 इसका मतलब क्या है, फर्स्ट 20 टर्म्स का सम। मैंने कहा S30 इसका मीनिंग क्या है, फर्स्ट 30 टर्म्स का सम। ओके, अब दूसरा फॉर्मूला डिराइव करें। ठीक है, इसमें देखो कोई भी कॉमन डिफरेंस वाली टर्म नहीं है, लेकिन एपी में कॉमन डिफरेंस भी होता है। तो देखो इसी फॉर्मूला में अगर मैं कुछ ना करूं, बस ए एन की वैल्यू रख दूं जो हमने पिछली एक्सरसाइज से सीखी है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बस इतना सा कर दो और दूसरा फॉर्मूला रेडी है। करें, बाकी सारी चीजें सेम, बाकी n/2 एज इट इज, a प्लस एज इट इज, ये ब्रैकेट एज इट इज। इसको सॉल्व कर दें, बस कुछ नहीं किया मैंने, ए एन को सॉल्व कर दिया बेटा। ए एन की वैल्यू लिख दी जो हमने लास्ट एक्सरसाइज से सीख के आए हम, जितने की सारी क्वेश्चंस में भी अप्लाई कर दी। अब देखो a प्लस ए, n/2 तो बाहर रहेगा ही रहेगा, a प्लस ए 2a प्लस n माइनस 1। so this is the second formula to find Sn। दो फॉर्मूले हमने सीख लिए, इन दो फॉर्मूले से पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। तो इन ऑल 3 फॉर्मूला हो गए, एक तो पहले सीख लिया nth टर्म फॉर्मूला, और 2 ये 3 फॉर्मूला पूरा चैप्टर हो गया। ठीक है, देख भी लो, जो चीज नोट करनी है हल्की फुल्की कर भी लो, और साथ में याद भी कर लो। तो आपको कौन सा वाला याद था, नीचे वाला, दोनों याद थे? ठीक है, समझ आया क्या, बोलो। अब क्या होगा कि कभी फॉर्मूला भूल भी गए तो हम खुद बना सकते हैं फॉर्मूला। सम निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज इनटू नंबर। एवरेज का फॉर्मूला होता है पहले और आखिरी का एवरेज। एक एपी में एवरेज का फॉर्मूला है पहले और आखिरी का एवरेज, हमेशा नहीं, हमेशा तो सबको जोड़ के डिवाइडेड बाय जितनी भी क्वांटिटी है, लेकिन एपी के अंदर सबको जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती एवरेज निकालने के लिए, पहले और आखिरी का एवरेज निकालो। ठीक है, तो a प्लस l/2 तो हो गया एवरेज एपी के लिए, नंबर हो गया n, तो ये हो गया सम निकालने का। डन, चलो कुछ एक क्वेश्चंस करते हैं। स्टार्टिंग जो इजी क्वेश्चंस है, मतलब
डायरेक्ट क्वेश्चन है सम के फॉर्मूले के, वो निपटाते हैं, फिर कल एडवांस करेंगे। एग्जाम्पल्स देखते रहना, डाउट्स पूछते रहना। ठीक है, देखें पहला क्वेश्चन, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे शुरुआत में, तो बस फॉर्मूला रखो और आंसर निकालो। ठीक है ना, आपको एक तरीके से फैमिलियर करने के लिए, फॉर्मूला से फैमिलियर हो जाओगे जब आप, फिर आपको एडवांस क्वेश्चन देना वो शुरू करेगा। ठीक है ना, चलो पहला दूसरा वैसे इजी है, देखो पहले दूसरे कर लेते हैं अपन, फिर थर्ड क्वेश्चन से कल करेंगे। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीस, दिए हुए एपीस का सम निकालो। अब दिए हुए एपीस का सम निकालो तो देखो तीन टर्म्स देखने से तो ए और डी पता चल जाएगा, तीन टर्म्स देखते ही ए और डी पता चल जाएगा। ए और डी पता चल गया, सर एन और दे दो बस आप, तो ए डी एन से सेकंड वाले फॉर्मूले से देखो। अच्छा ये भी याद रखो, पहले फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए, ए एन और ए एन, दूसरे फॉर्मूले में क्या चाहिए, ए एन और डी, ए एन नहीं चाहिए, आखिरी टर्म नहीं चाहिए, फिर उसमें क्या चाहिए, डी। अब आपको क्या क्या कंपोनेंट्स गिवन है उस हिसाब से आप वो वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो एपी गिवन है तो ए और डी जल्दी निकल जाएगा हमसे, तो हम सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें डी गिवन है। और एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, उसने कहा ना 10 टर्म्स, तो एन की वैल्यू 10। ठीक है, उसने क्या कहा 10 टर्म्स का सम निकालो, तो पहले से स्टार्टिंग से गिनते गिनते 10 टर्म्स का सम निकालो, यानी एन की वैल्यू क्या हो गई, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी 10। ओके, निकालना शुरू करें। सबसे पहले तो हियर द गिवन एपी इज, हियर द गिवन एपी, एपी लिख देंगे हम। तो यहां से जैसे एपी दिखी तो उसके एट्रीब्यूट्स लिख देंगे, ए क्या होगा, डी क्या होगा और एन क्या होगा। तो ए तो ए1 के बराबर होता है, डी जो होता है वो ए2 माइनस ए1 के बराबर होता है, एन साथ साथ गिवन है 10 है, और ए1 कितना है 2, और ए2 माइनस ए1 करूंगा तो 7 माइनस 2 गिव्स मी 5। सारी चीजें निकल गई। चलिए नाउ फाइंड द सम, नाउ सम ऑफ द गिवन एपी, सम ऑफ द गिवन एपी इज, तो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं अपन, Sn इक्वल टू, बोलो सेकंड फॉर्मूला याद हुआ, क्या फॉर्मूला है, ए या 2a, तो ए क्यों बोल रहा, 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 50। ठीक है, चलो क्या क्या वैल्यूज डालेंगे हम, सारी वैल्यूज डालेंगे। इधर देखो Sn में भी n की वैल्यू डालेंगे, जरूरी नहीं है कि इधर ही डालेंगे, बाहर भी डालेंगे। तो n की वैल्यू क्या है 10, तो Sn को भी चेंज करके S10 लिखेंगे जब जैसे वैल्यू डालना पुटअप करेंगे। Sn का मतलब क्या हो गया, पहली 10 टर्म्स का सम, बराबर कैसे निकलेगा, n की वैल्यू अगेन 10 डालेंगे, 10/2, 2 इंटू ए की वैल्यू 2 प्लस n की वैल्यू अगेन 10 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय डी की वैल्यू 5, तो 10/2 5 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 10 माइनस 1 9 हो जाएगा, इंटू 5 और करना है, 5 इंटू होगा ये 5 इंटू, जैसे नंबर्स लिख दो तो फिर मल्टीप्लाई साइन लगा, 4 प्लस 9 5 जा 45, तो 5 इंटू 50 नहीं 49 यानी 245, चेक करो सही है। वेरी इजी, स्टार्टिंग फेज तो बड़ा ही सरल है इसका, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, चलो 4 में से एक और बताओ कौन सा करें, बाकी तो होमवर्क, फोर्थ, ये नोट डाउन करना है तो करो जल्दी, फोर्थ वाला करें। तो जो बचते हैं उनको साथ के साथ करते भी जाना है। क्या S10 की वैल्यू है ये, आपसे पूछा कि 10 टर्म्स का सम निकालो, तो 10 टर्म्स के सम को आपने एक नाम दे दिया S10, तो आपने S10 निकाल दिया, ये 10 टर्म्स का सम। ठीक है, क्लियर। हाँ जी, एक और करवा देते हैं, पर जो बच्चे क्वेश्चन है साथ के साथ करते जाएंगे, है ना, होमवर्क। ओके, तो कौन सा फोर्थ वाला, फ्रैक्शन दिखा नहीं कि सर करवा दो। ठीक है, तो ये वाला एपी है, इस एपी के हिसाब से ए डी और एन बता दो फटाफट। ए तो हो गया 1/15, थोड़ा रफली कर रहा हूं मैं, डी क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस, तो 1/12 माइनस 1/15 करो, 15 एंड 12 का एलसीएम क्या होता है 60,
12 5 जा 60 होता है, 5 1 जा 5 होता है, 5 15 4 जा 60 होता है और 4 1 जा 4 होता है, 5 माइनस 4 यानी कि 1/60। डन, ठीक है, 1/60 इधर आ गया और n आ जाएगा 11। ठीक है, चलो फॉर्मूला लगाते हैं। Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। ओके, तो इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट अप करो, तीनों a d और n। a d और n पुट अप किया तो S11 हो गया, ये वैल्यू पुट अप करते हैं, n की वैल्यू 11 पुट अप करते हैं, S11 इक्वल टू अगेन n की वैल्यू 11/2, 2 इंटू a की वैल्यू 1/15 प्लस n की वैल्यू अगेन 11 है तो 11 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू 1/60 है। करते हैं क्लोज, तो 11/2, तो ये 2 इंटू 1/15 2/15 हो जाएगा और 11 माइनस 1 10 हो जाएगा, 10 इंटू 1/60। छोटे मोटे कैलकुलेशन में क्या कॉमन है ना, 6 से नहीं 10 से कटा है। ठीक है, 2/15 और इधर क्या बच गया 1/6। ऊपर आओ, 11/2 अंदर क्या बचा 2/15 प्लस 1/6। अगेन 15 एंड 6 का एलसीएम बताओ, 30 एलसीएम आया तो 15 2 जा 30 होता है ना, तो 2 2 जा 4 होता है और 6 5 जा 30 होता है ना, तो 5 1 जा 5 होता है। देन 11/2 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 4 क्या होता है 9/30। कुछ कटा क्या, क्या कुछ भी नहीं, 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9 एंड 3 10 जा 30, दैट्स इट। 11 3 जा 2 10 जा आंसर। मैच करो बराबर, अभी भी कट रहा है क्या, 20 को 3 से काटना, कैसे काटेगा, अच्छा डेसिमल में आ रहा है क्या पीछे, फ्रैक्शन में आ रहा है, ऐसे चाहो तो डेसिमल में चेंज कर दो, तो डेसिमल में हो जाएगा 2 1 जा 2 16 1.65। लगभग क्यों, एग्जैक्ट निकाल सकते हो जब 2 से डिवाइड करना है तो, नहीं अप्रोक्स क्यों निकालना, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन तो एग्जैक्ट ही निकाला जाता है। 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 5 जा 10, ठीक है, और एक जीरो लगा तो 1.65। ठीक है अभी, ओके। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्टली द सेम, बस डिफरेंस ये है कि उसमें तो बता रहा है कि 10 टर्म्स हैं, इसमें ये नहीं बता रहा कि कितनी टर्म्स हैं, पर आखिरी टर्म दे रहा है। एक तो मैं कह दूं 10 टर्म्स हैं, एक मैं ये नहीं बताऊं कितनी टर्म्स हैं, पता नहीं कितनी है, पर मैंने आखिरी दे दी, पर मैंने क्या दे दी, आखिरी दे दी। तो आखिरी टर्म मिलते ही हम नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं, ऐसा हमने पिछली एक्सरसाइज में सीखा है, यस और नो। लास्ट टर्म का सीक्वेंस निकालना है, an से इक्वेट करना है, यानी कि इस क्वेश्चन में, सेकंड वाले क्वेश्चन में an का भी काम है, उससे n निकलेगा, n निकल जाएगा, फिर वापस sn का, छोटे वाले फॉर्मूले में n नहीं चाहिए, तो जब n चाहिए ही चाहिए तो why to use that formula, ओके ना। हाँ, n गिवन हो कहीं से तो फिर छोटा वाला फॉर्मूला परफेक्ट रहेगा इस पर। ओके, नाउ लेट्स सी, तो गिवन एपी फर्स्ट वाला ही करके दिखा रहा हूं मैं आपको, गिवन एपी दिख रही है सबको, इसको हम 10 1/2 को भी हम 10 2 जा 20 21/2 मान लेंगे, है ना, 21/2। ठीक है, तो इस एपी से क्या क्या चीजें पता चली, ए कितना है 7 एंड डी कितना है, डी तो करो माइनस, 21/2 10.5 माइनस 7 3.5 यानी कि 7/2, सही किया गया, सही है क्या, चेक कर लो, कैसे एलसीएम लेके देख लो, यही आएगा 2 7 जा 14 और 21 माइनस 14 7। ओके, अब उसके अलावा लास्ट टर्म गिवन है, उसके अलावा क्या गिवन है, अब लास्ट टर्म जैसे ही गिवन है तो लास्ट टर्म का सीक्वेंस पता कर लेते हैं, उतनी ही टर्म्स उसमें होंगी, समझ गए। तो हम क्या कर देंगे, सीक्वेंस पता करने के लिए जिस भी टर्म का सीक्वेंस पता करना है उसको an से इक्वेट कर देते हैं, तो हम क्या करेंगे an से किसको इक्वेट कर देंगे और लिखेंगे भी सही, नाउ वी फाइंड द sequence of the last term as follows, sequence of last term as follows। किस तरीके से हम इसका सीक्वेंस निकालने वाले हैं,
an से इक्वेट करके। तो an इक्वल टू 84 रख के हम n की वैल्यू निकाल लेंगे, वही उसका सीक्वेंस होगा। बोलो an का फॉर्मूला, बोलो। ऐसा थोड़ा नया सीख गया तो पुराना भूल गया। इंटू डी इक्वल टू 84। तो इस फॉर्मूला में a रख दो और d रख दो। तो a कितना है 7, n पता करना है, यानी सीक्वेंस पता करना है, d कितना है 7/2 इक्वल टू व्हाट 84। पहले 7 को भेज दें तो n माइनस 1 इंटू 7/2 तो यही रहेगा, और 84 माइनस 7 गिव्स मी 77। अब 7/2 को उधर भेज दें तो 7/2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो रेसिप्रोकल होके 2/7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7/2 रेसिप्रोकल होके क्या हो जाएगा 2/7। 7 से 11 11 2 जा 22। तो n की वैल्यू हो जाती है -1 हो जाएगा 22 + 1 23, यानी कि आखिरी टर्म 23वें नंबर पे है। दैट मींस टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 23 हैं। आखिरी टर्म का सीक्वेंस क्या निकला 84 का 23rd नंबर पे ये आखिरी टर्म विराजता है। ठीक है ना। दैट मींस टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए इसमें 23। चलें आगे। तो बस अगले क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं, पिछले क्वेश्चन में डायरेक्ट था, ये थोड़ा सा इनडायरेक्ट है, समझ आया ना। चलो लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। नाउ द सीक्वेंस ऑफ द लास्ट टर्म, कितनी निकली इज 23rd। ठीक है ना। दैट इज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई फिर 23। दैट इज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जिसको हम n मार्क कर सकते हैं। दैट इज n कितना आ गया हमारा 23। अब 23 टर्म्स का सम चाहिए अपने को, ठीक है ना। तो नाउ sum of 23 terms of the given application, फॉर्मूला वही रहेगा Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय t। तो n की वैल्यू, a की वैल्यू, d की वैल्यू सब कुछ पुटअप करो। तो n की वैल्यू क्या निकाली हमने 23, n की वैल्यू अगेन रखेंगे 23/2 2 इंटू a और d तो पहले निकाल चुके थे, क्या निकले थे 7 and 7/2, 7 and 7 प्लस n की वैल्यू वही 23 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू वही 7/2। हाँ करा सकते थे, उससे भी करा देंगे। 2 7 जा 14, 23 माइनस 1 22 इंटू 7/2, 2 से 1 2 से 11, 23/2 इंटू 14 प्लस 11 7 जा 77, यानी कि 23/2 मल्टीप्लाइड बाय, जोड़ो जरा 91। बस इससे ज्यादा कट रहा है क्या कुछ। ठीक है, तो 23 से 91 मल्टीप्लाई करो जल्दी, कितना आएगा 209। सही किया गया, चेक करो। ये आंसर है क्या मैथ को। हम नए बच्चे सोच रहे होंगे छोटा वाला क्या कर रहा है, देखो आपको बताएंगे जितना मत करो। ठीक है, अब देखो इधर देखो स्क्रीन पे, हम सब लोग, ये आंसर तो आ गया। देखो इस फॉर्मूले में हमको क्या क्या चाहिए होता है n a t, और जो पहला वाला फॉर्मूला है उसमें क्या क्या चाहिए होता है a n और लास्ट टर्म। तो a पहली और लास्ट टर्म तो हमको क्वेश्चन में गिवन थी, n गिवन नहीं था। क्या गिवन नहीं था। तो जैसे ही मैंने n निकाल दिया 23, तो अब चाहो तो उस फॉर्मूले से भी आंसर आ सकता है और इससे जल्दी आ सकता है। तो अगर मैं उस फॉर्मूले से निकालूं तो बताओ वाला फॉर्मूला क्या कहता है Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l। तो n क्या निकाला आपने 23/2, पहली टर्म क्या है 7, आखिरी टर्म क्या है 84। तो इससे भी वही सेम आंसर आएगा, लेकिन उससे जल्दी आएगा। 23/2 इंटू इसको जोड़ेंगे तो 91। तो देखो लास्ट एक्सप्रेशन हमारा उधर भी यही बना था 23/2 इंटू 91। देखो यही सेम एक्सप्रेशन बना था, पर इधर 3-4 स्टेप्स में बना था, उधर जल्दी बन गया। ठीक है, तो वही 2093 डिवाइडेड बाय 2। इसको डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं, 2 1 जा 2 0 4 6.5। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड तक का काम हो चुका है। इसके बचे हुए क्वेश्चंस आपको होमवर्क करने, कल अपन थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जाओ।
Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning. हाँ